अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि ये जरूरतमंद तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर से इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। किसके बारे में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के बारे में। वो पहला पॉइंट है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका नो सॉल्यूशन होगा। पहले ही आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के तीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है। या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर हम बात करेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब होता है? जब आपकी ये कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब आपका a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, इक्वेशंस के होते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे? जब आपका a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और वो बराबर होता है c1/c2। जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, किन इक्वेशंस के अब सॉल्यूशंस पॉसिबल है? या तो यूनिक सॉल्यूशन वाले, या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाले। जिन इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, हम उन इक्वेशंस का नाम देते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये आप याद रखोगे। और जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, उन इक्वेशंस का नाम पड़ता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन होगी? जिसका नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन कब होता है? जब आपका a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और वो बराबर नहीं होता है c1/c2। तो आपको वहां से दिया होगा कि अगर आप a1/a2 बराबर होगा b1/b2 वो बराबर नहीं होगा c1/c2, आप बताइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के किस टाइप के सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो आप लिखोगे ये नो सॉल्यूशन होगा, या अगर आपको इनकंसिस्टेंट पेयर वहां पे दिया होगा तो आप अकॉर्डिंगली उसको चूज करोगे। इसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, वो पेयर ऑफ इक्वेशंस जिसमें सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं हम उनका नाम देते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब कंसिस्टेंट पेयर कौन कौन हो सकता है? एक तो यूनिक सॉल्यूशन वाला, एक तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाला। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? रेशो आपको याद रखना है, जब आपको a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे? जब आपका a1/a2 बराबर होगा b1/b2, वो बराबर होगा c1/c2। इसी तरीके से वो लीनियर इक्वेशंस जिनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, उनके बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। हम उस इक्वेशन का नाम देते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। या इन शॉर्ट आप याद रखोगे कि वो इक्वेशंस जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, हाँ, ऐसे इक्वेशंस का नाम पड़ता है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ये जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये किस में आप देख सकते हो? ये उस इक्वेशंस में आप देख सकते हो जिसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे? जब ये कंडीशन होगी, जब आपका a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और वो बराबर होगा c1/c2। नेक्स्ट चीज जो आप याद रखोगे कि अगर हम दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होंगी और कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी? सबसे पहले इसको समझेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस को कौन सी लाइंस होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होंगी जो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जब आप दो लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करोगे इस तरीके से, अगर वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे लाइंस का हम नाम देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ये उसमें पॉसिबल है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब यूनिक सॉल्यूशन के टाइम कौन सा रेशियो बराबर होता है? a1/a2 आपका बराबर नहीं होगा b1/b2। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसमें क्वेश्चन आएगा, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आर इंटरसेक्टिंग, देन ये आपको वहीं से कहा गया होगा यहां तक, तो आपको बताना है कि कब इंटरसेक्टिंग होंगे। तो कब इंटरसेक्टिंग होंगे? जब आपका a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। उसके बाद है कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट कब होता है? जब आप दो लाइंस ड्रॉ करोगे,
वो एक दो लाइंस, दोनों की लाइंस एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सुपर इम्पोज करेंगे, यानी कि नीचे भी एक लाइन होगी, उसी के ऊपर आपकी दूसरी लाइन आएगी, ठीक है। ऐसी कंडीशन का हम नाम देते हैं कोइंसिडेंटली। और कोइंसिडेंट कंडीशन कब पॉसिबल है? जब आपके इक्वेशंस के होते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होंगे? जब आपका a1/a2 बराबर होगा b1/b2, वो बराबर होगा c1/c2। तो अब आपको कल क्वेश्चन आ सकता है, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस आर कोइंसिडेंट देन, तो आपको बताना है अगर कोइंसिडेंट होंगे तब क्या होता है, तब आपका ये रेशियो बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस एंड दिस और पैरेलल। पैरेलल कब होंगे? जब इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस होते हैं। इस तरीके से जब आप दो इक्वेशंस ड्रॉ करोगे, इस तरीके से आपका नो सॉल्यूशन आएगा। तो नो सॉल्यूशन कब होता है? जब इक्वेशंस की ये कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन वो बराबर नहीं होता है c1/c2। इसको जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि पिछले साल इसमें एक क्वेश्चन आया था, एक मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो आप याद रखोगे वो ये है, ये आ सकता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो वहां पे आपको चार इक्वेशंस दी होंगी, आपको बताना है होगा कि इन चार इक्वेशंस में कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन सी इक्वेशंस हुई अभी आपने पढ़ा, वो इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशंस। एंड दोज इक्वेशंस जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, हम उन इक्वेशंस का नाम देते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब अगर हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस की बात करेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कब होंगे? जब या तो इक्वेशन के होंगे यूनिक सॉल्यूशन, या जब इक्वेशंस के होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? उसके लिए आपने अभी रेशियो पढ़ा, जब आपका a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तब जाके आपके इक्वेशंस के होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। अब आप कैसे चेक करोगे कि इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे है? उसके लिए आप इनके कोफिशिएंट्स लोगे, जैसे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो x a1 का वैल्यू आपका आएगा 1, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू 10। फिर आप रेशियो निकालोगे, a1/a2 का रेशियो आएगा 1/2, b1/b2 का रेशियो भी आएगा 1/2, c1/c2 इस पहली इक्वेशन में जब आप निकालोगे वो आएगा 5/10, वो हुआ 1/2। तो इसमें आप देखोगे इस पहली इक्वेशन में आपका a1/a2 बराबर होगा b1/b2, वो बराबर होगा c1/c2। इसका मतलब इस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशंस है? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अगर इसकी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, दैट मींस ये कौन सी इक्वेशन होगी? ये होगी कंसिस्टेंट इक्वेशन। इसी तरीके से इसमें चेक करोगे, इस सेकंड इक्वेशन में, कि इसके सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कैसे? इसका रेशियो देखो, ये इसका पहले कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, y का कोफिशिएंट -1, c1 का वैल्यू आएगा 8। इसी तरीके से x2 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू आएगा -3, और c2 का वैल्यू आएगा आपका 16। उसके बाद रेशियो निकालिए और चेक कीजिए कि इसमें कंसिस्टेंट है, इसमें किस टाइप का सॉल्यूशन है, यूनिक है, नो है, कि इन्फिनिटली मेनी है। अगर यूनिक और इन्फिनिटली होगा फिर ये क्या होगा? कंसिस्टेंट। अगर आपका नो सॉल्यूशन आएगा देन इट इज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट चीज जो आप याद रखोगे वो ये है कि अगर आप दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करोगे, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, अगर इस तरीके से आप दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर उन्होंने किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, फिर इक्वेशन के होते हैं कौन से सॉल्यूशंस? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन किस में पॉसिबल है? यूनिक सॉल्यूशन तब पॉसिबल होगा जब इक्वेशंस क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। अगर दो लाइंस कोइंसाइड करती है, ठीक है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा, अगर दो लाइंस कोइंसाइड करेंगी, ठीक है, फिर इक्वेशंस के होते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन का भी नाम पड़ता है कंसिस्टेंट इक्वेशन, लेकिन ये कौन सी कंसिस्टेंट इक्वेशन है? ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, क्योंकि हर x के वैल्यू पे एक इक्वेशन का बराबर होगा दूसरे के। इस तरीके से तीसरी चीज जो आप याद रखोगे, अब अगर दो लाइंस जब आप ड्रॉ करोगे, अगर वो इस तरीके से पैरेलल आई, ठीक है, फिर इक्वेशन के होते हैं कौन से सॉल्यूशंस? नो सॉल्यूशंस होते हैं। और नो सॉल्यूशंस जब होंगे, उन इक्वेशन का हम नाम देते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखोगे, जिसमें आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखेंगे कि अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका आ सकता है। 3.1 की अगर हम बात करेंगे, 3.1 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। 3.2 की अगर हम बात करेंगे, इसमें मैंने लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट है।
एक्सरसाइज 3.2 में। जैसे कि फिफ्थ क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। यानी कि आपको पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेड्थ से, और उसका पेरीमीटर है कितना, 36। आपको बताना है इस गार्डन के डायमेंशंस क्या है। तो आपको पहले इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस बनने के बाद आपको उनको सॉल्व करना है, तब जाके आपको निकलेंगे डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब आपको निकालना है लेंथ और ब्रेड्थ। और नेक्स्ट 3.2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसका क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। जब आप ग्राफ बनाओगे आप देखोगे आपको ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से। आपको फिर उस ट्रायंगुलर रीजन के क्या बताने हैं, उसके आपको बताने हैं वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स। यानी कि आपको इस पॉइंट का भी एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, इस वर्टिसेस का भी एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, और इस वर्टिसेस का भी एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। नेक्स्ट देखेंगे 3.3 में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आपका आ सकता है। जो 3.3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसमें 5-6 पार्ट्स है तो आप सभी पार्ट्स करोगे, कोई भी पार्ट आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है क्वेश्चन नंबर 2 3.3 से जो है सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, और उसके बाद आपको निकालना है वैल्यू किसका, m का। किस इक्वेशन से, y = mx + 3। यहाँ से आपको निकालना है कौन सा वैल्यू, m का वैल्यू। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यानी कि यहाँ से आप निकालोगे वैल्यू किस किस का, x का और y का। उसके बाद इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे x और y का वैल्यू, वहां से निकलेगा किसका वैल्यू, m का वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम एक्सरसाइज 3.3 की बात करेंगे, देखेंगे और कौन सा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट जो है a fraction becomes 9/11 है, 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to the both the numerator and the denominator it becomes 5/6। आपको बताना है फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से ही आप एक और पार्ट कर लोगे, वो है पार्ट नंबर 6। इसका पार्ट नंबर 6 क्या है इसका, वो है 5 years ago the age of Jacob will be 3 times that of his son, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, what are their present ages। तो एज पे आप एक्सपेक्ट कर लो कि कोई भी एक क्वेश्चन आपको एज पे जरूर आएगा। इनफैक्ट ये लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला जो आया है लास्ट ईयर। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे 3.4 से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो ये है। उसके लिए आप याद रखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 से आप सेकंड पार्ट करोगे जो अगेन एज पे है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। आपको बताना है नूरी और सोनू की एज क्या है। तो इसको भी पहले आप इक्वेशंस बनाओगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाओगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर दोगे। इसी तरीके से 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट आ सकता है जो है डिजिट पे। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द डिजिट ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 से फर्स्ट पार्ट अभी आ सकता है जो अगेन फ्रैक्शन पे है। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2. We add only if only we add 1 to the denominator, आपको बताना है फ्रैक्शन क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 3.5 एक्सरसाइज से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वो है क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स, जिसमें पहला पार्ट है आपका फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी कि आपको बताना है इन दो इक्वेशंस में वो कौन सा ए और बी का वैल्यू होगा जिसपे इन दो इक्वेशंस के हो सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। या दूसरा पार्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ के, यानी कि आपको बताना है कि के का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसमें इन इक्वेशंस के होंगे नो सॉल्यूशंस। ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना।